मतलब 2 + 2 + 2 मतलब 6 नंबर के हैं। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे हम लिख के नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे बस पेपर को समझा रहे हैं कि चलिए बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर है आपका, जो कि पिछले 2024 का है और इसमें सेम इसी तरह का इस बार का भी पेपर आएगा। 2 खंड में विभाजित रहेगा। आपका एक खंड जो रहेगा उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और खंड ब में जो होंगे रिटन क्वेश्चन रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एमआर पे करने हैं, रिटन क्वेश्चन के लिए आपको कॉपी मिलेगी। इसमें से प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे जो प्रश्न है यहाँ पे खंड में प्रश्न है कि वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सिया राम शरण गुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है वैदेही वनवास के रचनाकार है। आगे है कि प्रयोगवाद के कवि कौन है? भूषण है कि अज्ञेय है? तो सुमित्रानंद पंत है कि महादेवी वर्मा? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है कि भाव विलास के रचनाकार हैं। तो भाव विलास के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो देव हो जाएंगे। सही उत्तर आपका देव हो जाएगा। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन है। तो छत्रसाल दशक जो है ये भूषण की रचना है। आगे है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद के जो रचनाकार हैं वो है सुमित्रानंदन पंत जी। तो इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। आगे नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नील का निर्माण जो है नील का निर्माण ये आत्मकथा है आपकी। तो जीवनी आत्मकथा, तो आत्मकथा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है कि मैथिली निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो शुक्ल युग के लेखक मोहन राकेश हैं कि अमृत राय है कि श्याम सुंदर दास है कि कमलेश्वर है? तो इसमें से श्याम सुंदर दास जो है शुक्ल युग के लेखक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसको शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या आकाशदीप दीप कहानी के लेखक राजकुमार वर्मा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद है? तो इनमें से सही आंसर आपका सी हो जाएगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो परीक्षा गुरु आत्मकथा, एकांकी, उपन्यास, रेखाचित्र? तो सही आंसर उपन्यास हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसके रचनाकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो विभाव होता है, अनुभाव होता है, व्यभिचारी भाव होता है और अस्थाई भाव। तो यही 4 अंग होते हैं। आगे है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें राम रतन धन पायो मतलब राम रूपी धन का बोध हो रहा है, तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे है सोल्टा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोल्टा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक? अगला प्रश्न 13 हो गया। आगे चलिए देखिए, अब यहाँ पे जो प्रश्न है निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो निर्दय शब्द में ये शब्द नहीं रहा था, ये हो गया। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो निर्दय शब्द में ये निर उपसर्ग लगा हुआ है। नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय अर्थात नीलगाय में इसमें कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। खेत का तत्सम रूप, तो खेत का जो तत्सम रूप है वो क्षेत्र हो जाएगा। आगे है युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो ये विभक्ति बहुवचन का जो रूप होगा वो युष्मत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। भाववाच्य में किसकी प्रधानता है? तो भाववाच्य में आपके कर्ता की तो होगी नहीं, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है कि वाक्य के कितने तत्व? वाक्य जो होता है वाक्य के 2 तत्व होते हैं। ठीक, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो वही 2 तत्व या 2 अंग वही होते हैं। आगे अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
अप अपव्यय पद, व्यय पद, अव्यय, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अविकारी शब्द को अन्य अव्यय नाम से जानते हैं। तो ये आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अभी इधर खंड ब में देखिए, खंड ब में उनके गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 3 प्रश्न है और आपके 2-2-2 ऐसे क्या करना है, ठीक है? दिया है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अब ज्वर का मतलब यहाँ पे ये मत समझना कि ज्वर मतलब बुखार हो गया, नहीं। ज्वर मतलब कुसंग की लत अगर लग जाए, संगत होती है, उस संगत में रहेंगे तो उसके लिए बोला जा रहा है कि सबसे भयानक होता है। ये केवल नीत और सद्बुद्ध का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय करना या नाश करना, विनाश करना हुआ, ठीक है? किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनत का मतलब होता है कि एक तरह से घटना, ठीक, घाटे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली वाव के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती है। तो अवनत का मतलब पीछे आना और उन्नत का मतलब होता है आगे ले जाना। अब प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश में आपको यही जो इस पैराग्राफ में आप पढ़े हैं, जो समझ रहे हैं अपने से, वही लिखना है। तो ये आपका 2 नंबर का है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस पैराग्राफ में या इस गद्यांश में बताया गया है या कहा गया है कि मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य पर संगत का जो असर होता है वो बहुत अधिक होता है। अगर वो अच्छी संगत में रहता है तो अच्छा बन जाता है, बुरी संगत में रहता है तो बुरा बन जाता है। तो यहाँ से आगे लिखेंगे संगत का बहुत असर होता है। अगर वह कुसंगत में रहता है, ठीक, कुसंगत में रहता है तो उसकी बुद्धि और आचरण या स्वभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है या क्षय होता है। किसी युवा पुरुष पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। जैसे किसी के पैर में क्या कहते हैं, एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाए तो वो क्या होगा, आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी, मतलब वो उसको आगे नहीं ले जाने देगी। कहने का मतलब कि वो उसको पीछे की ओर ढकेलेगी, मतलब वहीं पे रोक के रखेगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, जो उसे दिन पर दिन किस पे ले जाएगी, अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, मतलब दिन पर दिन उसका नाश करती जाएगी, क्षय करती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली भाव के समान होगी, तो इसमें लिख देंगे। लेकिन अगर वही सुसंगत में रहता है, अच्छी संगत में रहता है, तो उसके क्या कहते हैं कि चरित्र का निर्माण होता है, मतलब वो वह लगातार निरंतर, मतलब लगातार उन्नत की ओर, मतलब प्रगत, उन्नत मतलब प्रगत के पथ पर या मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। तो ये पहला ऐसे आप लिख देंगे 2 लाइन, तो ये आपका 2 नंबर हो गया। आगे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगर आप ये कर लिए ना, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करना मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी का अर्थ आपको बताना है। तो इसमें लिखेंगे कि मानव जीवन में या मनुष्य के जीवन में जो युवा अवस्था होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक, क्योंकि ये अवस्था जो होती है ना, इसमें जो मनुष्य होता है लेने की जो क्षमता होती है, यहाँ पे दोनों तरफ से 2-2 रास्ते खींचते हैं, एक संगति और एक कुसंगति वाला। कुसंगति वाला रास्ता जो है वो आसान होता है, तो अक्सर मनुष्य इस पे चला जाता है। तो यहाँ से देखिए, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन पर दिन गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली वाव के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो इसमें आपको लिखना है कि मानव जीवन का जो युवा अवस्था होता है वो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कुसंगत जो होती है, तो कुल मिला के इस पे आप लिख देंगे सीधा-सीधा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस कथन का या इस प्रश्न गद्यांश का ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। अर्थ है कि संगत का असर मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है, और अगर उसकी संगत बुरी है, बुरी संगत पैरों में बंधी चक्की की तरह व्यक्ति को धीरे-धीरे कहाँ ले जाती है? अवनत अर्थात पतन की ओर ले जाती है। जबकि यदि अच्छी संगति हो तो, और अच्छी संगत सहारा देने वाली भाव मतलब भुजा के समान होगी, जो उसे कहाँ ले जाएगी? उन्नत और सफलता की ओर
ले जाएगी। इसलिए मनुष्य को सदैव कौन सी संगत अपनानी चाहिए? अच्छी संगत अपनानी चाहिए। ठीक, तो इसका ये आंसर हो गया। आगे तीसरा कह रहा है कि सुदृढ़ भाव। सुदृढ़ का मतलब क्या होता है? तो सुदृढ़ भाव का मतलब हो गया मजबूत। सुदृढ़ माने मजबूत और भाव माने भुजा। या भाव यहाँ पे भुजा का अर्थ है सहारा से। ठीक, मतलब किसी को सहारा देना, तो एक मजबूत सहारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 2, 2 और 2 कुल मिला के 6 नंबर, अगर इस तरह से आप लिख देते हैं तो ये आपका 6 नंबर कंप्लीट हुआ। आगे अगला प्रश्न इसी में देखिए अथवा दिया है, तो आप इसको करिए या इसको करिए, दोनों में सेम चीजें, मतलब उतने उतने ही नंबर के हैं। 3 प्रश्न इसमें भी हैं, तो जिस तरह से इसको पढ़ के किए हैं ये वाला पैराग्राफ, उसी तरह से ये भी करना है। ये देखिए दिया है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी या जगेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं पाठ पढ़े हैं कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उसी पाठ का ये क्या कहते हैं गद्यांश जो है लिया गया है। तो इसमें पूछा उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। तो पाठ के शीर्षक यही हो जाएगा कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक जो है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इन्वर्टेड कामा में, और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाठ का नाम या पाठ का शीर्षक, फिर यहाँ पे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और फिर लेखक का नाम रामधारी सिंह, श्री रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, तो ये आपको इसमें मतलब ये वाले में से और इसमें से अथवा प्रश्न है, तो या तो आप ये वाला करेंगे या फिर ये वाला करेंगे, एक ही करना। आगे फिर आ गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में फिर वही बताएंगे कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, मतलब स्टार्ट करेंगे कि रेखांकित ओ सॉरी दिए गए गद्यांश में रेखांकित अंश में बताया गया है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है या ईर्ष्यालु व्यक्ति, उसको समझना चाहिए कि उसकी ईर्ष्या का कारण क्या है, आखिर वो ईर्ष्या कर क्यों रहा है। ठीक है, और उसे उस कमी या भाव की पूर्ति के लिए कोई सकारात्मक तरीका खोजना चाहिए। ठीक है, पता लगाना चाहिए, कहा उसे भी यह पता लगाना चाहिए, अर्थात उसे यह समझना चाहिए या पता लगाना चाहिए या खोजना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है वो कौन सा कारण है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, तो उसकी पूर्ति कैसे की जाए, तो उसके लिए सकारात्मक भाव खोजना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी, जिस दिन ईर्ष्यालु व्यक्ति यह समझ लेगा, ठीक, और अपने आप को इस दिशा में मोड़ लेगा, तो वो ईर्ष्या करना क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक, सकारात्मक भाव की ओर मोड़ लेगा। तो अब आगे है ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें कि फालतू की बातों के बारे में सोचने की आदत क्या होनी चाहिए, छोड़, इसका उत्तर तो सटीक आपके इसी में मिल रहा है। ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक क्या कहते हैं, कह रहा है कि फालतू की बातें जो है या बेकार की बातें जो है उसको छोड़ देनी चाहिए। ठीक, हो गया। अगला प्रश्न आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न आ गया, वो गद्य से था या पद्य से आ गया? सेम वही पैटर्न है, वो गद्यांश था, ये आपका पद्यांश आ गया। इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 2, देखो ये भी जो है 2+2+2 का है। तो इसमें कह रहा है कि इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद इसमें भी 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चाहे आप ये वाला प्रश्न कर सकते हैं या फिर अथवा में ये वाला प्रश्न कर सकते हैं। तो इसमें है कि तो इसको पढ़ेंगे अगर आप लोग, तो देखिए क्या लिख रहा है कि रानी मैं जानी अजानी महा पविपाहन होते कठोर ही हो है, राजा हूँ काजू व काजू न जानो कहाँ तियो को जो ही कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबो जोगो इन्हें किम कह वनवास लियो। तो वनवास शब्द आया, यहाँ से पकड़ लेंगे कि ये जो है तुलसीदास द्वारा रचित एक रचना है जो कि वन पथ पर, ये शीर्षक का नाम है।
ठीक से लिया गया है। तो इसमें पहला पूछा है कि प्रत्युष पदांश का संदर्भ लिखिए। अब यहाँ पे इसका हम डिटेल अर्थ नहीं बताने वाले हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहाँ पे पदांश का संदर्भ लिखना है तो हम लिखेंगे, संदर्भ लिखना तो पता ही है कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, उसके बाद पाठ का नाम लिखेंगे जो शीर्षक है, उसके बाद लिया गया है या उद्धृत है और फिर इसके रचयिता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी हैं तो वही लिखेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से या हिंदी काव्य में संकलित वन पथ पर, ठीक है, शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक, और यह जो है लिया कहाँ से गया, बस इतना लिख देंगे सही है। आगे तो रचित कवितावली से अयोध्या कांड से, तो इतना लिखेंगे। ओके, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको लिखना है, इसको पढ़ेंगे। देखिए 2 लाइन रेखांकित है। रानी में जानी अजानी महा पग पाहन होते कठोरे हुए। मतलब ये लाइन जो आया है कि महारानी कैकेयी के लिए आया है कि गांव के जब राम को वनवास हो गया था, श्री राम को, तो जब भगवान श्री राम वन को चले गए या जब वन हुआ तो उस समय गांव की जो कुछ स्त्रियां थी वो आपस में बात कर रही थी और उनमें से आपस में बात करते हुए वार्तालाप करते हुए कह रही थी कि मैं जान गई कि रानी कैकेयी जो है वो पद पाहन तो कठोरी हो है। पाहन माने पत्थर होता है। उनका हृदय जो है वज्र और पत्थर से भी कठोर है। ठीक, और आगे है, राजा हूँ काजू अकाजू न जाने काहो तियो को जेहि कान की ओर। मतलब राजा का मतलब जो राजा दशरथ थे वो भी अच्छे बुरे का विचार नहीं किए, मतलब वो भी नहीं समझे कि ये अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। ठीक, यहाँ से देखिए, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है वो भी इसके बारे में नहीं सोचे और पत्नी के कहने पर उन्होंने श्री राम जी को क्या दे दिया, वनवास दे दिया। कांवतियों को जय कान की ओर। ठीक, ऐसी मनोहर मूरत। तो बस इतना का ही करना था तो इतना हम लोग लिख लिए। ठीक, आगे है, पद्यांश में ऐसी मनोहर मूरत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक, तो ये शब्द जो है ऐसी मनोहर मूरत जो है ये श्री राम जी के लिए आया है। और कह रहे हैं कि आगे प्रश्न बोल रहा है कि तथा इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, ठीक, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे देखेंगे अब इसी का अथवा प्रश्न दिया है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। देखिए राणा प्रताप शब्द आया यहाँ पे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उत्साह भरे। ठीक, ये अब आपको चाहिए वाला करना है या फिर अथवा प्रश्न है तो ये करना है। तो इसमें भी वही पूछा है, उपयुक्त पद्यांश में कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो कवि और शीर्षक का नाम, अब ये वाला भी अगर पढ़े होंगे तो याद होगा कि ये जो पाठ है, तो जो कवि है वो श्याम नारायण पांडे जी हैं। और शीर्षक में ये हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है इसमें कि जब महाराणा प्रताप जो थे चेतक नामक घोड़े पर चढ़कर जब तलवार उठाते हैं और दुश्मनों का सामना करते हैं तो उस समय यह दर्शाता है कि वो अपने देश और अपनी मतलब देश मातृभूमि के प्रति कितना समर्पित थे। तो इसको पढ़कर आराम से व्याख्या करना है कि चढ़ चेतक, चेतक ये घोड़े का नाम है, पर तलवार उठा, मतलब ये महाराणा प्रताप के लिए कहा गया है कि जब वो चेतक नामक घोड़े पे सवार होते थे और तलवार उठाते थे, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये राणा प्रताप के बारे में मतलब इनकी वीरता और साहस का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक, तो ये प्रश्न है, आपको शीर्षक का नाम और वो लिखना था। तो श्याम नारायण पांडे जी हैं और शीर्षक जो है हल्दी घाटी। आगे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है यहाँ पे। तो रेखांकित अंश वही जो 4 लाइन था ना का, ये 4 पंक्ति है ये वाला, इसका व्याख्या करना है पढ़कर। तो उसी को अपने शब्दों में लिखना है कुल मिला के।
और उपर्युक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है? तो ये तो जान ही गए कि राणा प्रताप जी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 5 नंबर का है आपका। तरह निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक गद्य अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला तो अब जो है वाराणसी अच्छा दिखा नहीं पाएगा, ये है क्वेश्चन। संस्कृत गद्यावतरण दिया है, किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये भी 5 नंबर का है। जो 2 नंबर है वो संदर्भ का है, 3 नंबर आपका अनुवाद का मिलेगा। प्राचीन काल से ही हर घर में विद्या की दिव्य ज्योत प्रकाशित होती रही है वाराणसी में। ठीक, अधुना मतलब वर्तमान में भी, आधुनिक समय में भी यहाँ पर संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा का प्रवाह लगातार क्या है कि चल रहा है, मतलब जारी है। जनानाम ज्ञान सुवर्धय, जो कि लोगों को ज्ञान को बढ़ाती है। अतर्नेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वांग्मय सद्यने अध्यापने चैदान विनिर्ता, मतलब यहाँ पर अनेक लोग, बहुत से लोग आचार्य, विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवल भारतीय, न केवल भारत के विद्यार्थी, अपितु वैदेशिका मतलब विदेश के भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते हैं, आगच्छन्त आते हैं और निःशुल्क मतलब निःशुल्क ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसी का एक नीचे और दिया गया है आपका अथवा में, तो आप इसको कर सकते हैं या तो फिर ये अथवा वाला कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर तक समझिए, उसके बाद फिर आगे। निम्नलिखित दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, अब ये पद्यांश आ गया। जैसे ये गद्य था, जैसे हिंदी में गद्यांश आया था फिर पद्यांश आया था, वैसे ही इसमें पहले गद्यांश अब पद्यांश आ गया। तो इसमें भी संदर्भ लिखना है और संदर्भ लिखने के बाद आपको हिंदी में अनुवाद करना है। दूसरा पार्ट अथवा वाला है, तो ये वाला भी अब इसमें से चाहे ये वाला करिए या चाहे फिर ये वाला कर लिए तो इसको नहीं करेंगे, एक ही करना है आपको। आगे जो क्वेश्चन है, अब आगे क्वेश्चन को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। आगे आपका ये देखिए कि यहाँ पे गद्यांश था, फिर पद्यांश आ गया और इधर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर ये खंड काव्य आ गया। तो इसमें से केवल एक ही करना है आप लोगों को, ये सब जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें से एक ही करना है। आगे प्रश्न नंबर 6 में देखिए, अब जीवन परिचय आ गया। तो जीवन परिचय तो ये जयप्रकाश भारती है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, जयशंकर प्रसाद है। तो किसी एक का लिखना है। इसमें दिया है कि लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। 3 नंबर का आपका जीवन परिचय होगा। एक रचना का नाम लिख देंगे तो 2 नंबर मतलब 5 नंबर के होंगे। तो ये गद्य से हो गया। इसी तरह पद्य से भी है आपका सूरदास, मैथिली, सरल गुप्त और क्या कहते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये भी 3 और प्लस 2 नंबर का है। तो उसी तरह से ये भी करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक लिखना है जो कि इसमें ना आया हो। ठीक, आगे तो श्लोक याद कर लीजिएगा, 2-3 श्लोक याद कर रहेंगे तो कोई भी एक लिख लेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन, ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ से ऐसे कि सर्वे यात्रिणाम का दृष्टवा, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 से 8, 9, 10 3 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, तो इसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक, और कल जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। देखिए ये 10वां प्रश्न हो गया कि यहाँ पे पत्र लेखन आपको करना है और ये निबंध लेखन है आपका, और ये हो गया क्वेश्चन आंसर। तो इसको कल करेंगे, इसमें से 2 ही करना है। ठीक, तो ये वाला पार्ट और इधर का कल ये जो जीवन परिचय वाला था इसको भी बताएंगे कि जीवन परिचय आप कैसे लिखना है। ठीक, तो आज तक के लिए ये इतना काफ़ी है। आगे जितना बताया गया तो अभ्यास करते रहिए, बाकी कल देखते हैं।